दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीच ही लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज सीटेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही। इसके अलावा जो भी टीचिंग एग्जाम्स हैं जहां पे हिंदी पूछा जाता है, चाहे DSSB हो, KVS हो या आपका सुपर टेट हो, यूपी टेट हो या इसके अलावा जो आपका BPSC एग्जाम है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। दोस्तों यहाँ पे व्याकरण से रिलेटेड जो पहला प्रश्न है आपके सामने वो व्याकरण बेस्ड प्रश्न है। अब प्रश्न उठता है कि क्या व्याकरण से रिलेटेड प्रश्न जो है आपके सीटेट परीक्षा में पूछा जाता है? तो बिल्कुल आपके सीटेट जो एग्जाम है वहाँ पे भी व्याकरण से रिलेटेड जो प्रश्न हैं 1 से 2 नंबर के प्रश्न जो हैं आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन जो है कौन सा नहीं है? यह छत्रज्ञ। तो यह जो है क्या है दोस्तों? एक प्रकार का संयुक्त व्यंजक नहीं है। यह क्या है? अंतस्थ व्यंजक है दोस्तों। क्या है? यह एक अंतस्थ व्यंजक है। इसके अलावा यह व र ल सभी क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजक होते हैं। वह अगर हम बात करें कि कभी कभी पूछ लेता है कि जो यहाँ पे छत्रज्ञ, ये दोस्तों ये जो वर्ड है ये किन वर्डों से मिलकर बना होता है? तो क और स से मिलके ये बना होता है। और त्र की बात करें कि त प्लस र जो होता है इससे मिलके त्र बना होता है। ज्ञ की बात करें तो ज्ञ जो होता है ज और य से मिलके क्या का निर्माण होता है। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजक नहीं है? तो यह जो है वो संयुक्त व्यंजक नहीं है, बल्कि बाकी जो सभी बच रहे हैं सभी क्या हैं? आपकी संयुक्त व्यंजक हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है कि स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ, दूसरा है कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, या स्वर के बाद आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो अनुस्वार स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? अनुस्वार कहलाती हैं। बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। वही अगर हम बात करें तो अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार का एग्जाम्पल आप जानिएगा। जैसे यहाँ पे कहीं पे लिखा होता अंग, तो अंग क्या है दोस्तों? यहाँ पे जो ऊपर बिंदी दिखाई दे रही है आपकी क्या होती है? अनुस्वार का एग्जाम्पल है। वही अगर बात करें अंगद, कंघा इत्यादि चीज़ें जो होती हैं दोस्तों ये सभी क्या हैं? आपके अनुस्वार का एग्जाम्पल हैं। वहीं बात करें अगर स्वर, कभी कभी पूछ जाता है कि स्वर होता क्या है, तो जानिएगा कि स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली जो ध्वनियाँ होती हैं वो क्या होती हैं? स्वर कहलाती हैं। वहीं अगर हम व्यंजन की बात करें तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनियों को क्या कहते हैं? व्यंजन कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने दोस्तों, और इस प्रश्न का राइट जवाब कि उच्चारण स्थान से रिलेटेड प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि यहाँ पे दोस्तों कि ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है, वस्य है, तालव्य है या कंठ है? तो ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है दोस्तों। क्या है? ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ट ठ ड ढ अड़ ये सभी क्या है? मूर्धा के अंतर्गत आते हैं। ट हुआ, ठ हुआ, ड हुआ, इसके अलावा ढ ड ये सभी क्या होते हैं? आपके मूर्धा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो वहीं अगर बात करें तो च वर्ग के अंतर्गत जिसे तालु बोला जाता है, तालब या तालु बोलते हैं, तो इसके अंतर्गत च छ ज झ य ये सभी क्या होते हैं? तालु वर्ण होते हैं। ठीक है। और कंठ वर्ग के अंतर्गत क ख ग घ अंगा और ह ये सभी क्या होते हैं दोस्तों? आपके कंठ वर्ण होते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ट का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य है। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे, यहाँ पे इस प्रश्न में पूछा जा रहा है दोस्तों कि लड़का पेड़ से गिरा कौन सा कारक है? जहाँ पे लड़का पेड़ से गिरा, जहाँ पे कोई चीज़ अलगाव का बोध, जिसमें किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि लड़का पेड़ से गिरा, यहाँ पे लड़का जो है पेड़ से अलग हो रहा है। तो जहाँ पे किसी वस्तु के अलग होने का बोध हो या अलग होने की बात कही जाए और इसकी विभक्ति जो है से, देखिए दोस्तों यहाँ पे से है ना, से आ गया, जहाँ पे अलगाव भी हो रहा है और से भी आ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे अपादान कारक होगा। कौन सा कारक? अपादान कारक यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट जवाब। तो चलिए
हम अगले प्रश्न में चलते हैं। उससे पहले आप जान लीजिए कि कारक कभी कभी पूछ लेता है कि कारक जो होता है कितने प्रकार का होता है। तो कारक जो है 8 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबोधन और संबोधन। ठीक है, कौन कौन सा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन। ये सभी क्या होते हैं? आपके कारक होते हैं। कारक का अर्थ होता है किसी कार्य को कराने वाला, किसी कार्य को कराने वाला, यानी जो भी क्रिया को करने में भूमिका निभाता है वो क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। तो लड़का पेड़ से गिरा, यहाँ पे क्या होगा? अपादान कारक होगा। चलिए, जैसे यहाँ पे देखिए कोई चीज़ कही जाए कि जहाँ देखिए अगर यहाँ पे हम अधिकरण कारक की बात करें तो निम्नलिखित में से अगर हम यहाँ पे अधिकरण कारक जो लिखा गया इसकी बात करें तो अधिकरण कारक क्या होता है कि जिस रूप में आधार का ज्ञात हो। कहने का मतलब मोहन मैदान में खेल रहा है, या मनोज जो है छत पर बैठा है, या रोहन जो है पेड़ पे बैठा है, कबूतर जो है पेड़ पे बैठी है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक होगा। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे आपका यहाँ पे अगर एग्जाम्पल में या पर दिखाई दे तो वहाँ पे क्या होगा? अधिकरण कारक वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है और ये भी प्रश्न अच्छे हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा रहा है कि मुझसे उठा नहीं गया, मुझसे जो है उठा नहीं जाता। तो इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा वाच्य है। ठीक है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? कर्तवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो कभी कभी पूछ लेता है कि वाच्य की संख्या कितनी होती है। तो याद रखिएगा वाच्य जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य होते हैं। तो यहाँ पे इस प्रश्न में जो पूछा गया है कि मुझसे उठा नहीं जाता, तो वाक्य में कौन सा वाच्य है? यहाँ पे भाव की वाच्य, भाव प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? भाववाच्य होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पे पूछा रहा है संधि, संधि से रिलेटेड दोस्तों प्रश्न है। और यहाँ पे ये प्रश्न आपके एग्जाम में या कह सकते हैं कि अच्छे प्रश्न हैं, तो फिर आपकी परीक्षा में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे पूछा रहा है कि पवन का संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा? पो धन अन होगा, या पाव अन होगा, पव प्लस अन होगा, या पो प्लस आन होगा। तो यहाँ पे पवन में कौन सी संधि दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो पवन में अयादि संधि है। कौन सी संधि है? अयादि संधि। यहाँ पे अयादि संधि है और अयादि संधि है यहाँ पे। तो पो प्लस अन क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे पो प्लस अन। तो पहला ही जवाब इसका बिल्कुल राइट है कि इसमें क्या है? पो प्लस अन अर्थात पवन हो जाएगा। यहाँ पे ओ और अ मिलके अव का निर्माण करते हैं। देखिए यहाँ पे आपका क्या है? ओ है और प्लस क्या है? अव है। तो दोनों मिलके यहाँ पे क्या निर्माण करेंगे? अव का निर्माण करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? पवन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले कि संधि होती क्या। देखिए दोस्तों यहाँ पे संधि विच्छेद किया गया है, लेकिन संधि क्या होती है? तो दो शब्दों के मेल से जो विकार या जो परिवर्तन होता है उसे यहाँ पे हम संधि कहते हैं। और कभी कभी पूछ लेता है कि संधि जो होती है मुख्यतः कितने प्रकार की होती है। तो संधि जो है 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि क्या है? तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जब कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। वहीं व्यंजन संधि की बात करें तो एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन या स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। विसर्ग, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो भी विकार होता है उसे जो भी परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग कहा जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। अब यहाँ पे दोस्तों समास से रिलेटेड प्रश्न जो है आपकी परीक्षा में ये भी आपको देखने के लिए मिल ही जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा रहा है कि चौराहा, चौराहा शब्द है, चौराहा में कौन सा समास है? समास जो होता है मुख्यतः कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। तो चौराहा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, तत्पुरुष, द्विगु समास, कर्मधारय समास। जहाँ पे दोस्तों पहला वर्ड जो है संख्यावाचक हो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे आपका द्विगु समास होता है। ठीक है, कौन सा? द्विगु समास। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। वह अगर हम बात करें तो जहाँ पे कोई शब्द दिया हो और उसमें दोनों पद ही प्रधान हो, दोनों पद की प्रधानता हो, वहाँ पे द्वंद्व समास होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है।
कहा गया है कि पोर्टफोलियो आकलन तकनीकी शैक्षणिक प्रथाओं के एक भाग के रूप में छात्रों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ पे अगर हम पोर्टफोलियो तकनीक की बात करें तो पोर्टफोलियो आकलन एक क्या है, तकनीकी है जो शैक्षणिक प्रथाओं के एक भाग के रूप में छात्रों के मूल्यांकन करने के लिए उपयोग की जाती है और यह डैश के वर्णन को सम्मिलित करती है। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद अधिगम प्रतिफल, एक आसन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी और तत्परता, एक सत्र के अंत के बाद प्रयोगशाला कार्य, एक समय अवधि में अधिगम और प्रदर्शन में प्रगति। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे जो पोर्टफोलियो की बात की जा रही है, पोर्टफोलियो में प्रत्येक भाग को चुना जाता है क्योंकि यह आपने जो लिखा उसका एक प्रमाणिक निरूपण है और यह आपके वर्तमान ज्ञान और कौशल को क्या करता है, प्रदर्शित करने के लिए यूज किया जाता है। एक पोर्टफोलियो एक कहानी की पुस्तक है जो एक छात्र की अधिगम प्रगति को क्या करती है, वर्णित करती है या उसके अधिगम को वर्णन करती है जैसे जैसे वे प्रत्येक वर्ष में आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार सत्र के अंत के बाद प्रयोगशाला कार्य के लिए पोर्टफोलियो आकलन तकनीक का जो है वो उपयोग किया जाता है। तो एक समय अवधि में अधिगम और प्रदर्शन में प्रगति का वर्णन करने के लिए, एक समय अवधि में अधिगम और प्रदर्शन में प्रगति का जो वर्णन है उसको करने के लिए यहाँ पे पोर्टफोलियो आकलन जो है तकनीकी जो है शैक्षिक प्रथाओं के एक भाग के रूप में छात्रों के मूल्यांकन करने के लिए प्रयोग की जाती है। बिल्कुल, एक समय अवधि में अधिगम और प्रदर्शन में प्रगति क्या हुई है उसको जानने के लिए, उसका मूल्यांकन करने के लिए पोर्टफोलियो का यहाँ पे जो है उपयोग या यूज जो है वो किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नेक्स्ट है। अब यहाँ पूछा रहा है कि बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। जब बच्चा स्कूल में या विद्यालय में आता है तो एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय आता है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को निम्नलिखित में से किसमें सहायता करता है? अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में। दूसरा है कि राष्ट्र के रीति रिवाजों एवं अन्य संस्कृतियों को समझने में। अगला है कि अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में। अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। तो एक बच्चा जो है जब विद्यालय आता है तो एक से अधिक भाषाओं, कह सकते हैं कि बहुभाषी कक्षा या बहुभाषी के रूप में बच्चा जो है विद्यालय आता है। तो एक अधिक भाषाओं का ज्ञान जो है बच्चों को किसमें सहायता करता है? बिल्कुल, तो बहुभाषी कक्षा का अर्थ है कि उस कक्षा से जहां अलग अलग भाषाओं वाले बच्चे जो हैं एक समान शिक्षा ग्रहण करते हैं। बहुभाषी कक्षा में शिक्षा प्रक्रिया के दौरान शिक्षक जो है सदैव विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में बोलने का जो है अवसर वो प्रदान करता है। और यही बात करें अगर हम, तो अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में क्या करती है, सहायता मिलती है। ठीक है, तो अन्य विषयों को, यहाँ पे अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से सीखने में मदद मिलती है। बिल्कुल, तो यहाँ पे दूसरों के विचारों से जुड़ने में मदद करती है। वहीं बच्चों को बेझिझक संवाद करने की अनुमति देती है, दूसरों के विचारों से जुड़ने में, दूसरे के विचारों को समझने में। और बच्चों को मातृभाषा प्रयोग द्वारा कक्षा के वातावरण से जुड़कर भाषाई कौशल का जो है विस्तार करती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें तो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को अन्य भाषाओं एवं नए विषयों को आसानी से जुड़ने में या सीखने में सहायता करती है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। चलिए यहाँ पे हम चलते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि सरसरी तौर पर पढ़ना और बारीकी से पढ़ना पठन के दो उप कौशल हैं। पढ़ने के दो उप कौशल होते हैं, कौन कौन सा? एक होता है सरसरी तौर पर पढ़ना, वहीं दूसरा होता है बारीकी रूप से पढ़ना। तो नीचे दिए गए दो कामों में से प्रयुक्त उप कौशलों की पहचान करें। यहाँ पे दो चीज़ दिया गया, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उप कौशल है और कौन सा बारीकी तरीके से पढ़ने का कौशल है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि बारीकी से पढ़ने का संबंध जो होता है किससे होता है? वो गहन पठन से होता है, जिसका अर्थ है कि किसी विषय वस्तु को गहराई से समझना। ठीक है, विशेष तथ्यों को समझने के लिए गहन पठन की आवश्यकता होती है और इसके अंतर्गत विषय के ज्ञान को आत्मसात किया जाता है। बालक विशिष्ट विषय वस्तु के लिए पठन करता है और किसी पाठ सामग्री में विशिष्ट तथ्यों या सूचना को ढूंढने में यह पठन प्रविधि प्रयोग में लाई जाती है। जैसे समाचार पत्र में नौकरी के लिए विज्ञापन को बारीकी से पढ़ना, अपने सेलफोन में अपने प्रिय मित्र का फ़ोन नंबर जो है उसको देखना, तो सभी क्या है, बारीकी से पढ़ना कहलाते हैं। वहीं सरसरी तौर पर पढ़ना क्या होता है? इस सरसरी तौर पर किसी पाठ को देखकर उसे विषय वस्तु का पता कर लेना पढ़ने की एक महत्वपूर्ण कुशलता है। यह आनंदानुभूति के लिए
किए जाने वाले पठन से संबंधित है। सरसरी तौर पर किसी पाठ को पढ़ना अध्ययन कौशल का एक महत्वपूर्ण प्रकार है, क्योंकि यह पाठ्य वस्तु का यह विषय वस्तु के सार को समझने में मदद करती है कि विषय वस्तु का सार क्या है, उसका मतलब क्या है, उसका मेन उद्देश्य क्या है। इसके द्वारा पाठक जो होता है पाठ्य वस्तु को अपने मस्तिष्क में एक रूपरेखा की तरह क्या करता है, तैयार करता है। तो वहीं पे यहाँ पे जो दिया गया दोस्तों कि अध्यापक जो है विद्यार्थियों को प्रत्येक अध्याय में दी गई सूचना का प्रयोग करके तथ्यात्मक प्रश्न के उत्तर देने के लिए कहता है। क्या कहता है, तथ्यात्मक उत्तर देने के लिए कहता है। तो यहाँ पे बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। बिल्कुल यहाँ पे पहले में दिया गया है, इसको बारीकी से पढ़ने की जरूरत है। वहीं दूसरा है कि अध्यापक विद्यार्थियों को प्रत्येक अध्याय में मुख्य शीर्षक को पढ़कर उपन्यास के कथानक का सारांशीकरण करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे दोस्तों सरसरी तौर पे पढ़ना है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि इसके तहत जो है जो सरसरी तौर पे होता है शीर्षक या उपशीर्षक या सार निकालना या मोटे अक्षर चित्रों से पाठक विषय वस्तु के समान अवधारणा को विकसित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सरसरी तौर पे पढ़ना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड है कि बारीकी से पढ़ना पहला, दूसरा क्या है, सरसरी तौर पे पढ़ना। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या यहाँ पे नेक्स्ट है। और इस प्रश्न में देखिए दोस्तों क्या पूछा रहा है कि बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं। चलिए